शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा वही एक तरीका रहेगा। दैट इज़ सिंपली हमें क्या करना है, जो भी थीम्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द लास्ट 10 ईयर, हम उसी को क्या करेंगे, दैट इज़ अपना कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें रटनी है वो रटेंगे, जो समझना है वो समझेंगे। साथ में हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या थीम्स इंपॉर्टेंट है जो आगे भी आ सकती हैं। एंड उसके अलावा जो प्रीलिम्स की नॉलेज है, जो ये थीम्स है, साथ में अगर हम करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेंगे, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सो वी आर गुड टू गो। यही स्ट्रैटेजी रहेगी, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो हमारी थीम है वो हमारी जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जीएस टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू को हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन आया था बेसिकली। सबसे पहले हम देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामाइन द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स कि कोर्ट के पास कितनी पावर है, वो कितने अच्छे से एग्जामाइन कर सकता है एंड हमारे एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई लॉ या कोई एक्शन जो कि वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो उनको स्ट्रक डाउन भी कर सकते हैं। ये जो पावर है, अगर आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू की ये वर्ड है, ये डायरेक्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा, बट ये जनरली कम किससे हो रहा है, कौन से आर्टिकल से पावर आ रही है, 13, 32 एंड 226। ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को एंड इंश्योर करता है कि सुप्रीमेसी बनी रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे पहले सबसे ऊपर सुप्रीम हो, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं या जुडिशरी नहीं, सबसे ऊपर कौन हो, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, 9th शेड्यूल आता है। 9th शेड्यूल आपको पता है, इसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम इसको ऐड करते हैं। जनरली टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। होता क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक डीपीएस में एक क्लॉज है, दैट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, देयर इज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना, इस तरीके से चीज़ें हैं। अब सरकार ने करा, इन्हीं चीज़ों को डीपीएसपी को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट लेके आती है, लॉज लेके आती है। लेकिन वहीं पे एक फंडामेंटल राइट भी था, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसके चलते क्या होती है, लड़ाई हो जाती है कि अब फंडामेंटल राइट ऊपर रखे या डीपीएसपी को ऊपर रखे, अब गवर्नमेंट कर रही हो सही है गलत है। वहीं पे आर्टिकल 12 भी, आर्टिकल 12 क्या कह रहा था, 12 या 13 सॉरी, कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगा अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अब इसी की वजह से गड़बड़ होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 9th शेड्यूल लाती है और बोलती है जो भी लॉज इसमें पुट किए जाएंगे ना, उसमें जुडिशरी कुछ नहीं खोल सकती है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जनरली टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ओवर टाइम, समय के साथ, मैनी लॉज अनरिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स वर ऑल्सो एडेड टू अवॉइड कोर्ट रिव्यू। और काफ़ी टाइम होते होते जो है, बहुत सारे जो लॉज हैं वो अनरिलेटेड हो जाते हैं लैंड रिफॉर्म से, वेयर वर ऑल्सो एडेड टू अवॉइड कोर्ट रिव्यू। और उनको मतलब जनरली बहुत सारे जान बिना बात की, मतलब जो लैंड रिफॉर्म से अनरिलेटेड है, मतलब रिलेटेड भी नहीं है, उनको भी यहाँ पे रखा जाता है। और किस लिए रखा जाता है कि कोर्ट का जो रिव्यू है उससे बच सकें। सो इससे क्या हो जाता है, एक तरीके से मिसयूज़ हो रहा था 9th शेड्यूल का, टू बाईपास द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को बाईपास करने के लिए इस चीज़ का, इस शेड्यूल का क्या होने लगा, मिसयूज़ होने लगा। उसके बाद हमारा होता है एक IR से, ये सोएलो पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे, केस होता है जिसमें बोला जाता है केस एग्जामाइंड वेदर लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आर कम्प्लीटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसी से रिगार्डिंग होता है कि जो 9th शेड्यूल में लॉज रखे जाएंगे, क्या उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक पार्ट का हिस्सा है, तो वो तो होगा ही होगा। पार्लियामेंट कैन नॉट प्लेस एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल टू अवॉइड द जुडिशियल रिव्यू। जो पार्लियामेंट जो चला क्या कर रही है कि वो हर चीज़ को 9th शेड्यूल में रख देंगी जिससे कि जुडिशियल रिव्यू ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। एनी लॉ एडेड टू द 9th शेड्यूल आफ्टर इसने एक डेट दी थी जब से कैशमनंदा भारती केस आई थी, दैट इज़ वही बेसिक जजमेंट वाला आया था। तो उसके बाद से अगर कोई भी लॉ प्लेस हुआ है तो उसको एग्जामाइन किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। इफ़ सच लॉज वायलेट फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 14, 19, 21, दे कैन बी स्ट्रक डाउन। तो अगर कोई ऐसा लॉ हो जो कि एक तरीके से क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो उसको स्ट्रक डाउन भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ वाई जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जुडिशियल रिव्यू होना क्यों चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। देखिए, जुडिशियल रिव्यू की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट कोई भी लॉ ना बना दे, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट रहे, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहे, है ना, कोई भी एक दूसरे के कहीं ना कहीं फील्ड में ना जाके काम करने लगे,
जिसकी मेजोरिटेरियन टायरनी ना हो एंड मिसयूज ऑफ पावर ना हो। ये सपोर्ट करता है रूल ऑफ लॉ को एंड नॉट रूल ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये दैट इज़ वाई जुडिशियल रिव्यू पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहे, सेपरेशन ऑफ पावर रहे, मेजोरिटेरियन टायरनी रहे एंड रूल ऑफ लॉ बना रहे, दैट इज़ इट। रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस, सबसे पहला हमारा केशवानंदा भारती केस है, जिसने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, आपको पता ही है। एंड पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट को बोला गया था कि अभी ये बहस चल रही थी कि इससे पहले कि पार्लियामेंट कर सकती है कि अमेंड फंडामेंटल राइट को, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते, कुछ जजमेंट्स कहती थी कर सकते हैं, कुछ बोले थे कि डीपीएसपी ऊपर है, कुछ कह रहे थे फंडामेंटल राइट ऊपर है। तो इसी के लिए हमारा उसके बाद हमारा केशवानंदा भारती के साथ है, जो कि काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट थी और उसने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एसेंशियल पार्ट है, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। मिनर्वा मिल्स केस में भी यही बोला कि लिमिट कर दे एक तरीके से पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है, और वो भी क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जुडिशियल रिव्यू इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, दैट इज इट। दो बहुत है, ये ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स में पढ़ के आए, अभी कोई खास इसका मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, अगर आप देखें तो जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेमोक्रेसी में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर कोई केसेस आते हैं, इन केसेस को ज़रूर नोट डाउन करते चलना है ना। पर थीम 2 केसेस हमें करने ही करने हैं, ठीक है। तो दिस इज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। वही बताया मैंने, मिसयूज ऑफ मेजोरिटी पावर को चेक ऑन करेगा, एक सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा फंडामेंटल राइट के लिए, इंश्योर करेगा कि फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी रहे, मेंटेन करेगा एक बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स को फ्रॉम आर्बिट्ररी लॉस से। फाइनल लेसन्स, IR Celelio केस रीअफर्म दैट नो लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। IR Celelio जो केस है, उसने बार बार मतलब यही बोला कि कोई भी जो लॉ है वो अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है बैकबोन है इंडियन डेमोक्रेसी की, और आप इसको रिमूव या फिर वीकन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ द अनदर टॉपिक। अच्छा, अब हम टॉपिक ही चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो थीम्स हैं वो भी अपने अलग अलग आएंगे। अभी तक हमने जुडिशरी का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने मोटा मोटा देखा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट इज़ अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी, साथ में ट्रिब्यूनल्स एंड साथ में जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, क्या रोल है जुडिशरी का, क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इससे रिगार्डिंग हमने मोटे मोटे जो है थीम्स देखे थे अंडर द टॉपिक ब्रॉड टॉपिक जुडिशरी। नाउ द अनदर टॉपिक इज द PRI एंड ULG। मैं पहले बता देती हूँ, इस पर भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PRI दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। नाउ सबसे पहला हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया थीम। अच्छा, इसकी थीम क्या है ये तो नहीं पता चला, सीधा नोट्स है, चलो खैर देख लेते हैं। तो आपको पता है 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारी जो है पंचायती राज आए थे, 74th अमेंडमेंट 1992 के तहत हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ आई थी अर्बन एरियाज़ में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर को नीचे की तरफ दे दे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव थे, इनको रट ही लेना है, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। नाउ वाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव। अब बहुत सारे ऐसे बोला जाता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इतना अच्छा वो काम नहीं कर पाई, तो इसके क्या क्या कारण है ये पूछे थे। सबसे पहला है वीक फाइनेंशियल कैपेसिटी। आपको पता है पैसा है ना, पैसे के लिए उनको हैविली डिपेंड होना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे फॉर फंड्स। तो दैट इज़ जो उनके पास पैसा नहीं, उनको डिपेंड होना पड़ता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ओन रेवेन्यू कलेक्शन इज़ वेरी लो, खुद का कोई रेवेन्यू कलेक्शन है नहीं। स्टेट फाइनेंस कमीशन रियरली गिव्स फंड्स प्रॉपर्ली, वो देता नहीं अच्छे से। एक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा, स्टेट ही प्लानिंग कर रही है, स्टाफ को अपॉइंट कर रही है, फंड्स को दे रही है, लोकल बॉडीज़ को एक तरीके से ऑटोनॉमी नहीं दी है। साथ में ब्यूरोक्रेसी भी डोमिनेट करती है, पॉलिटिशियंस भी जिनके पास लिमिटेड, दैट इज़ उनके पास लिमिटेड पावर। देखो, ब्यूरोक्रेसी अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहती, पॉलिटिशियन अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते, सो उनको ये रहता है कि हम इनको पावर क्यों दें, है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन ऑफ पावर है। 11th एंड 12th शेड्यूल में फंक्शंस आर नॉट फुली ट्रांसफर्ड। बोले तो जाते हैं कि ये काम हमें देने हैं, हमें किसको देने हैं, दैट इज़ पंचायत को एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को, बट क्या दिए नहीं इन रियलिटी। तो वही इम्प्लीमेंटेशन गैप हम कह सकते हैं ना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई लोकल गवर्नमेंट पे कोई काम भी दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का काम देता है, तो सिर्फ उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया हुआ है, डिसीजन भी करते हैं, उनको डिसीजन में या प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटी इशूज़ आप लिख सकते हो, पैसे की है तो इंसान की भी है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें भी ट्रेनिंग नहीं होती,
कि वो अच्छी प्लानिंग एंड गवर्नेंस कर पाए, टेक्निकल स्टाफ वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। बाकी करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप हर जगह लिख सकते हो कि स्कैम्स, फेवरेटिज्म, मिसयूज़ ऑफ फंड्स ये भी कॉमन है। इवन जो लोग हैं ज़रूरी नहीं है कि सेवा के लिए इलेक्शन में लड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भी लड़ते हैं। लोकल लीडर्स समटाइम्स डिपेंड ऑन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स फॉर डिसीजंस। लो पीपल का पार्टिसिपेशन भी कैसा है, लो है। तो ग्राम सभा हुआ, जैसे वार्ड कमेटीज़ हुई, वो इरेगुलर है या फिर कहते हो इनएक्टिव है अपने आप में। सिटीजन्स ऑफन अवेयर ही नहीं है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, उनका क्या रोल है लोकल गवर्नेंस में वो उनको नहीं पता है। अर्बन चैलेंजेस भी है म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो आपको पता है अर्बनाइजेशन का बहुत प्रेशर है, स्लम्स है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर स्कार्सिटी, तो उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो प्लानिंग कहाँ से करेंगे? एज वेल एज दे लैक अर्बन प्लानिंग पावर्स एंड टेक्निकल स्टाफ। ना स्टाफ है ना पावर है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती अपना पावर देना, पॉलिटिशियन नहीं चाहते अपनी पावर देना, फंडिंग को कोई देना नहीं चाहता है ना। कुछ सिटीजन्स को पता नहीं है उनके राइट क्या है, अपने भी खुद के पर्सनल इंटरेस्ट आते हैं लोगों के। तो यही सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये वीक है। नाउ कुछ कम्युनिटीज़ देख लेते हैं, है ना। बहुत सारी कम्युनिटीज़ इनके साथ बैठी थी, है ना। इसको हम बगल के नाम से भी जानते हैं ना। बगल एक अच्छा एक्रोनियम बन सकता है। बी फॉर बलवंत राय, ए फॉर अशोक मेहता, GV के राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। राय मेहता कमेटी ने बोला कि PRIs शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड एंड डिसेंट्रलाइज, कि PRI को हमें डायरेक्टली इलेक्ट करना चाहिए एंड डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। ये उससे पहले है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई थी, जनरली उसी से पहले आप देखोगे, ठीक है। उसके अलावा JV के राव कमेटी है जो कि कहती है कि हमें ये बाद में आई है कि हमें स्ट्रेंथन करना है PRIs को फॉर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको कोट कर सकते हो ना इन अ सोल्यूशन। यहाँ पे JV के राव कमेटी भी बैठी थी, उसने भी बोला कि PRI का जो रोल है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर करो, ठीक है। दैट इज़ इट। नाम सारी कमेटीज़ के याद कर लेना है और JV के राव को लिख के आना है, बस इतना याद रखो। अब वाई स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमें लेकिन स्ट्रेंथन करना क्यों, हम क्यों कर रहे हैं स्ट्रेंथन, हमारा क्या रीजन है कि हम लोकल गवर्नमेंट को करें। देखिए सबसे पहला ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोजर टू पीपल लेके आती है, एकदम लोगों के क्लोज रह के काम कर रही है। पार्टिसिपेशन को इनकरेज करती है, ट्रांसपेरेंसी लेके आती है ना। जो बैठे हुए लोग हैं बॉटम ऑफ द हायरार्की में, उनको पता चलता है कि पैसा आया कहाँ से आया, कहाँ यूज़ हो रहा, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। मेक सर्विस डिलीवरी फास्टर, सर्विस डिलीवरी को भी फास्टर करते हैं। रोड, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, जो बेसिक चीज़ें ज़्यादा जल्दी जाती हैं। एक तरीके से एक तरीका है जिससे इंक्लूसिव एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट हो, सिटीजन की पार्टिसिपेशन बढ़ती है, वॉइस, साथ में जो लोकल नीड्स है वो फुलफिल ज़्यादा बेटर तरीके से होते हैं ना। नाउ मेजर्स, अब हम किस तरीके से जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया फाइनेंस का प्रॉब्लम है, उनके पास फाइनेंस नहीं होता, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इंश्योर रियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर। प्रॉपर उनके पास पावर होनी, मतलब प्रॉपर उनको पैसे दो, ट्रांसफ़र करो फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज एज पर द 11th and 12th शेड्यूल। 11th and 12th शेड्यूल के अंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, उनसे रिलेटेड फंड, उनसे रिलेटेड काम, उनसे रिलेटेड फंक्शनरीज जो करने वाले लोग हैं वो भी उनके ट्रांसफ़र करो। रिड्यूस करो उनके काम में ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करो। उनको भी कलेक्ट करने दो कुछ टैक्सेस को, कुछ लोकल टैक्सेस हैं वही कलेक्ट करें, वही अपने पास रखें। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी एक रेगुलर एंड इफेक्टिव होना चाहिए हर एक स्टेट में। कैपेसिटी बिल्डिंग कराओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप दे सकते हो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और कुछ प्रोफेशनल स्टाफ भी रखो जो पैरेलल उनकी हेल्प कर सके। ग्राम सभा को एंड वार्ड कमेटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक अवेयरनेस, सोशल ऑडिट्स को प्रमोट करो। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करा सकते हो, ठीक है, जिससे और ज़्यादा आपके जो है कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। रिड्यूस करो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, डिफाइन करो पावर्स क्लियरली थ्रू स्टेट लॉज एंड रूल्स के थ्रू। एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको करना पड़ेगा। इन लास्ट अगर मैं कहूँ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल बट लैक ऑफ पावर, फंड्स, स्टाफ एंड ऑटोनॉमी लिमिट इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवनेस में कमी आ जाती है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है उनकी इतनी, फंड्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा एसेंशियल अगर आपको ट्रू ग्रास रूट पर गवर्नेंस चाहिए तो। नाउ द अनदर थीम इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यही PRI से रिलेटेड है। क्वेश्चन को एनालाइज करें तो इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती सिस्टम के अभी पर क्या है, एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कहाँ से इनको पैसा मिल सकता है, मिलता है। तो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ पंचायत सिस्टम की क्या है लोकल गवर्नमेंट पे, तो वही सबसे पहला ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ठीक, क्लोज टू द पीपल, ज़्यादा नज़दीक है लोगों के, और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराती है डिसीजन मेकिंग में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है,
पावर को क्या करती है, डिसेंट्रलाइज करती है। तो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब ट्रांसफ़र करना फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट टू विलेज लेवल, है ना। एक तरीके से जो बर्डन आया हायर एडमिनिस्ट्रेशन पे वो कम हो गया है। लोकल नीड बेस्ड प्लानिंग आप कर पा रहे हो। पंचायत कैन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं लोकल प्रॉब्लम्स को कि क्या हमारे यहाँ की ज़रूरत क्या है। बेटर दैन डिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो दूर बैठे हैं, है ना। इनेबल एरिया स्पेसिफिक सोल्यूशन, जो इस एरिया की रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग आप सोल्यूशंस ला पा रहे हो। बेटर सर्विस डिलीवरी, पंचायत मैनेज सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। लेट्स टू एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, और अच्छी खासी इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रही है स्कीम्स की। वुमेन एंड मार्शलाइज का पार्टिसिपेशन भी, बिकॉज रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पे। इनकरेज हम लीडरशिप को कर रहे हैं, लीडरशिप हमारी ग्रास रूट पे भी आए, है ना, जो कि फ्यूचर में भी लीडर बन सकते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन एंड हमारी रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, रूरल को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने किया है। ये इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम्स मनरेगा वगैरह एक्सेट्रा को, एंड कहीं ना कहीं जो लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर कर रहा है। सोशल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी है, जो ग्राम सभा है उससे ट्रांसपेरेंसी आई है, पब्लिक का रिव्यू भी आया है प्रोजेक्ट्स एंड फंड्स के बारे में। तो ये सारे हमारे क्या हैं, दैट इज़ आर दी इम्पॉर्टेंस, ये सारी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर पंचायत क्या है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसके अलावा कहाँ से हमारी जो है सोर्सेज है। तो कुछ लोकल टैक्सेस एंड फीस वो कलेक्ट करते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजेज चार्जेस, मार्केट फीस, हट्स एंड फेयर्स बेस्ड सैनिटेशन फीस, इस तरीके से। उसके अलावा कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी डोनेशंस विलेजर्स भी देते हैं अपने गांव के लिए। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री, अगर कोई लोकल इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप है तो वो भी दे सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन, श्रमदान इन स्मॉल डेवलपमेंट हमारी वर्क्स में, यहाँ पे हम काम का दान करते हैं, मतलब काम खुद मिलके करेंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं तो वैसा। इनकम फ्रॉम पंचायत ओन रिसोर्सेज, जो पंचायत रिसोर्सेज ओन करती है, जैसे कि पॉन्ड्स है, फिशरीज़ है, ग्रीजिंग लैंड है, कम्युनिटी हॉल्स भी होते हैं ना, मार्केट्स, लोकल बिल्डिंग्स, या फिर कुछ सेल वेल करके। बाकी पीपीपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टाई अप भी करती है बहुत बार एनजीओज़ के साथ, कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट कंपनीज भी अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पता है ना क्या होती है कि कॉर्पोरेट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपने 10% ऑफ द प्रॉफिट को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से होता है। एंड अगर वो ऐसा करते हैं तो मतलब वो जो पैसा है उसको किसी गांव के साथ कोलैबोरेट करा के उस गांव की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाए। तो देखो पीपीपीज़ हमारे विलेज लेवल पे भी हो रही है, हमें पता नहीं था, बस लोन्स एंड क्रेडिट, बाकी वो लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड, रूरल डेवलपमेंट फंड से। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ भी उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ और तरीके हैं स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट्स के अलावा। तो एजेंस का अगर मैं कहूँ तो पंचायत एक तरीके से फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विद पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट थीम इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन का एंगल आ गया है इसमें, ठीक है। तो अगर बात करें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आपको पता है कि क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 सीट फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में जो वुमेन है उसको 1/3 सीट आपको देनी ही देनी, उसके लिए रिजर्व करनी है। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसने इस रिजर्वेशन को 50% भी कर दिया था, एग्जाम्पल बिहार, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़। एम क्या है इसका, मेन मुद्दा क्या है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन होता रहे, जेंडर बैरियर्स ना रहे, एंड एक तरीके से इंक्लूसिव गवर्नेंस रहे। नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारी वुमेन्स पार्ट रिजर्वेशन पे, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन, मिलियंस ऑफ वुमेन नाउ सर्व एज सरपंच, आज के टाइम पे हैं, प्रधान है, चेयरमैन, आपको पता ही है। विजिबल प्रेजेंस आपको देखने को मिली है वुमेन का पब्लिक लाइफ में, जिसने कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को चैलेंज करा है। फोकस ऑन सोशल इशूज़, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव प्रायोरिटाइज, आपको पता है जो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई वुमेन आती है ना किसी भी काम में तो वो अपना एक वुमेन पर्सपेक्टिव देती है, एक नया पर्सपेक्टिव मिला है ना, ज़्यादा एम्पैथी दिखाती है, चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एम्पैथी के साथ हैंडल करती हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट, और वो प्रायोरिटाइज करते हैं वाटर सप्लाई, मतलब बेसिक चीज़ों को। गवर्नेंस भी ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड बन जाती है, लीडरशिप डेवलपमेंट हुई है, वुमेन में कॉन्फिडेंस आया, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एंड कुछ सम लेटर कंटेस्ट। उसके बाद अगर वहाँ उनको अच्छा मतलब
लीडरशिप उनके अंदर डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस, तो वो आगे जाके स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट में भी इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। एक रोल मॉडल का इफेक्ट है, इंकरेज कर रही हैं गर्ल्स एजुकेशन पार्टिसिपेशन को, एंड कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड है उसको भी चेंज करने में काफ़ी पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करिए, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है, दैट इज़ पेट्रियार्की स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग। आज के टाइम पे अगर आपको पता है तो पेट्रियार्की जो है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन सरपंच पति फिनोमेना, मतलब क्या है, बहुत सारी जगहों पे जो अभी एक पंचायत वेब सीरीज़ भी आई थी उसमें भी हाईलाइट किया गया था, रियल पावर इज एक्सरसाइज बाय हस्बैंड्स और मेल रिलेटिव्स, वुमेन बिकम नॉमिनल हेड्स, डिसीजंस रिमेन पेट्रियार्कल। तो अभी भी क्या होता है कि जो वुमेन है वो सिर्फ नाम की हेड रह जाती है और जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, उसका पति लेगा, तो पेट्रियार्कल हो जाएगी। लैक ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग, मैनी वुमेन लीडर्स लैक अवेयरनेस ऑफ पावर स्कीम्स एंड बजट्स, उनके पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिमेन्स विद लोकल ब्यूरोक्रेसी, जब उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी तो लोकल ब्यूरोक्रेसी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, एंड जो मेल एलाइट्स रहेंगे। सोशल कल्चरल बैरियर्स भी हैं, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर नॉर्म्स, जिससे जो वुमेन की लीडरशिप है उस पर एक लिमिट लगता है, एंड उनको एक फेयर रहता है क्रिटिसिज्म का, अगर मैंने काम किया तो मुझे लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे खैर ये सोचना नहीं चाहिए किसी को भी। Unlike social acceptance. Tokenism. Women's concerns may be ignored during पंचायत मीटिंग्स, जो वुमेन का कंसर्न है वो इग्नोर होता है ड्यूरिंग द पंचायत मीटिंग्स। मेल डोमिनेटेड नेटवर्क्स कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फंड्स, और जो मेल डोमिनेटेड नेटवर्क्स हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स फंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज़ बता रखी हैं, दैट इज़ इट। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे भी। नाउ अब क्या हम कर सकते हैं, क्या तरीका हम अपना सकते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें जो रियल वुमेन की लीडरशिप है। कैपेसिटी बिल्डिंग, वही ट्रेनिंग दे सकते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करो, गवर्नेंस, बजटिंग पे, बजट, पैसा कैसे मैनेज करना है, लॉ क्या है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाओ, है ना, क्यों आजकल तो डिजिटल सर्विसेज का ज़माना है। मेंटरिंग प्रोग्राम्स को फर्स्ट टाइम जो इलेक्टेड वुमेन है उनके लिए स्पेसिफिकली स्ट्रेंथन करो, ग्राम सभा के रोल को, एक्टिव कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन कराओ, स्पेशली वुमेन ग्रुप, वुमेन का भी से हो हर चीज़ पे। और जो वुमेन सपोर्ट ग्रुप्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनको भी आप लिंक कर सकते हो, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, महिला मंडल से और ज़्यादा सपोर्ट के लिए। लीगल प्रोविजंस रखो अगेंस्ट प्रॉक्सी गवर्नेंस, मतलब अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कुछ, ये तो गलत है, ये लीगल चीज़ें हैं, तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोविजन रखो, कोई पनिशमेंट रखो, कुछ पैरालाइज करो, है ना, जैसे कि जो हस्बैंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अनऑफिशियली एक्सरसाइज ना करें अथॉरिटी को। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करो, उनको ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर स्पेसेस, ओनरिज्म, ऑफिस सपोर्ट, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब कुछ भी प्रोवाइड करो। सो एजेंस अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन ने काफ़ी सक्सेसफुली बॉट वुमेन इनटू पॉलिटिक्स में लेके आए हैं, बट ट्रू एम्पावरमेंट रिक्वायर्स ब्रेकिंग सोशल कल्चरल पॉलिटिकल बैरियर्स टू इनेबल वुमेन टू एक्सरसाइज रियल पावर रेदर देन जस्ट सिम्बॉलिक लीडर। तो ऑफकोर्स वो लेके तो आए हैं, लेकिन अभी भी जो एम्पावरमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशल कल्चरल पॉलिटिकल बैरियर्स को तोड़ें, वुमेन रियल पावर को एक्सरसाइज कर पाए, ना कि जस्ट और सिर्फ सिम्बलिक लीडर्स बन के ना रह पाए। ठीक है, तो ये 4 थीम्स हमने कर ली हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए। करना यही है कि बार बार कम से कम 5 बार इन वीडियो को देखना है, समझना है, थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है। बाकी जब आप बार बार देखते हो ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली गेट इनटू योर हेड। सो यू डू नॉट हैव टू थिंक अ लॉट, डू नॉट थिंक अ लॉट, थिंक अ लॉट नॉट। ठीक है, दैट इज़ इट। एंड बी कंसिस्टेंट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, डू योर वर्क, यू कैन डू दिस, एवरीथिंग विल बी वही होगा जो तू सोचना चाहती है, पर तुझे वर्क करना पड़ता रहेगा रेगुलरली विद कंसिस्टेंसी, बनाए बिना। ओके।